हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 और 5 नवंबर के जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। कि जो एरियाज है उसको हम देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साबरीमाला टेम्पल वाज वंस अगेन इन न्यूज, इसको डिस्कस करेंगे। परियर रिवर को लेकर एक डिस्कशन रहेगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन को डिस्कस करते हुए समुद्री यान के बारे में जानेंगे। देन यहाँ पर किसान रेल को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे चलते हुए यूएपी के बारे में होगा। देन विलवादरी कैटल के बारे में जानेंगे। विशाखापट्टनम पोर्टशिप को डिस्कस करते हुए गंगा डॉल्फिन के बारे में जानेंगे। देन हम वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। साबरीमाला टेम्पल एक बार दोबारा से न्यूज में था, क्यों वो रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। बताना है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। देखिए, साबरीमाला जो है इसे एक इंपॉर्टेंट मंदिर के तौर पे भी देखा जाता है, लोकेशन के तौर पे भी देखा जाता है। मैं आपको इसकी लोकेशन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अभी दोबारा से कोविड के टाइम पे यहाँ पर जो मंदिर था, मंदिर की प्रेमिसेस थी, उसे बंद किया गया था, लेकिन दोबारा से फुटफॉल यहाँ पर आता हुआ आप दिखाई देगा। उसकी तैयारियां अभी काफी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। नाउ इट इज लोकेटेड इन पेरियर टाइगर रिजर्व। क्या ये पेरियर टाइगर रिजर्व पे लोकेट करता है? हो सकता है। 40 से 50 मिलियन डिवोटीज जो है हर साल यहाँ पर आते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एंड लॉर्ड अयप्पन जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल डीटी है। ठीक है, सो टेम्पल जो है डेडिकेट किया गया लॉर्ड अयप्पन जी को। मैं यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम है आपका शुरू कर देता हूं। आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, 10 सेकेंड्स दे आर ऑलमोस्ट ओवर। तो साबरीमाला जो है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड श्रमणिज्म, ठीक है, ये 3 अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, इनका एक कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साबरीमाला को तीनों ही अलग अलग आप कह सकते हैं रिलीजन के जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनका एक कॉन्फ्लुएंस, उनका एक मिश्रण, मिक्सचर माना जाता है। और ये पेरियर टाइगर रिजर्व में ही लोकेट करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। यहां पर काफी सारे जो डिवोटीज होते हैं, ठीक है, वो हर साल आते हैं। 40 से 50 मिलियन के आसपास करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड अयप्पन जो है वो यहाँ की प्रिंसिपल डीटी है, वो यहाँ के मेन भगवान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की अगर फेमस रिवर की बात करें, क्योंकि परियर में ये लोकेट करता है, तो परियर तो होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा मुलैयार ये भी यहाँ की एक मेजर रिवर के तौर पे देखी जाती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, इसी वजह से डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे परियर रिवर के बारे में बात हुई है। तो परियर रिवर को लेकर पूछा, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये शिवगिरी हिल से निकलती है, हो सकता है, और ये ईस्टर्न घाट से निकलती है और फिर ये वेस्टर्न घाट की तरफ या वेस्टर्न साइड की तरफ जाती है, ये भी हो सकता है। देन मुथीरा पूजा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी। मुथीरा पूजा जो है वो यहाँ पे क्या है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी के तौर पे देखी जाती है। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं। वैसे तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, क्योंकि साबरीमाला टेम्पल न्यूज में है तो हो सकता है साबरीमाला को लेकर क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट जैसे कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट ने आपको बताया कि आसपास की चीजों को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी वजह से एक्सप्लेनेशन भी सुनना काफी जरूरी होता है। देखिए, ये शिवगिरी हिल से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेट करती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ जो आपकी मुथई पूजा है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। जो परिया रिवर है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, और इसे केरला की लाइफ लाइन भी माना जाता है।
और काफी सारी इसकी ऐसी लाइंस है, ठीक है, जहां पर पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा। काफी सारी चैनल्स के अंदर पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ यू आर एबल टू टेल मी, वेस्टर्न घाट से तो निकलती है, लेकिन क्या ये ईस्टर्न कोस्ट में जाती है या वेस्टर्न कोस्ट में जाती है इवेंचुअली, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है या अरेबियन सी में मिलती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी न्यूज में थी, इसको लेकर पूछा, बताएं करेक्ट क्या है। ये एक मोनोबैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया को यूज करती है, हो सकता है। ये एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है, इसका क्या मतलब होता है वो भी देखेंगे। एंड इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा इसे कॉज किया जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या हो सकता है आंसर। अभी रिसेंटली देखिए कोरोना वैक्सीन के बारे में तो बात चल ही रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है इसको भी लॉन्च किया है। इट इज मिक्सचर ऑफ मल्टीपल बैक्टीरिया, मोनोबैक्टीरिया नहीं, मल्टीपल बैक्टीरिया का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लेकर आया गया है। न्यूमोकोकल डिसीज इज द नेम ऑफ एनी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस उसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट पीपल अगर आप देखेंगे न्यूमोकोकस जो होते हैं उनकी नोज के अंदर या फिर उनके थ्रोट के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो हानिकारक नहीं होता। दैट डजंट एंडेंजर लाइफ और दैट डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिसीज। बट जैसे जैसे ये बैक्टीरिया जो है वो फैलने लगता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। नोज थ्रोट के अंदर कई बार इसका आपको सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये भी बात करें कि जब इसको लेकर न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान एंड झारखंड, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा न्यूमोकोकल से लेकर या फिर इसी बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीजेज है और उसकी वजह से डेथ जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल बैक्टीरिया भी ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस का नाम दिया वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इट्स ए कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि मल्टीपल बैक्टीरिया को मिलकर बना है तो इसे कॉन्जुगेट वैक्सीन भी कहा जाता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि समुद्रयान को लेकर है। समुद्रयान क्या है, कोई आईसीजीएस है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, कोई फ्रिगेट है, कोई ओशन मिशन है या फिर कोई सबमरीन। सोचिए क्या हो सकता है समुद्रयान, नाम से ही वैसे जाहिर है कि ये चीज क्या हो सकती है। डीप सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर अभी भारत काफी ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अंडर वाटर व्हीकल विल कैरी आउट सब सी एक्टिविटीज, ठीक है। अंडर वाटर व्हीकल जो होंगे उनको यहाँ पर उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है पानी के नीचे जाकर सर्वे करना, डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। ये काम इनको दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं, नोडल मिनिस्ट्री इनकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उसके अंतर्गत ये आते हैं। निश टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर फैसिलिटेट करेगी, डीप ओशन मिशन में एक्सप्लोरेशन भी करी जा सकेगी और जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। नॉन लिविंग रिसोर्सेज की बात करें जैसे आपने सुना होगा गैस हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स होते हैं, कोबाल्ट क्रस्ट होती है, इन सबको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैंड ओशन मिशन, मैंड की क्योंकि इसके अंदर लोग भी रहने वाले हैं, अनमैंड नहीं रह गए, ठीक है। मैंड मतलब जिसमें मैन हो, मतलब जिसमें लोग हो, अनमैंड मतलब जिसमें लोग ना, ठीक है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हाफ वे थ्रू आ चुके हैं। किसान रेल को लेकर पूछा है कि इसके थ्रू कौन कौन सी आइटम्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। किसान रेल से क्या दूध भेजा जाता है, हो सकता है, व्हाट अबाउट मीट, फिश। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेन से या प्लेन से वही चीजें भेजी जाएंगी जो कि पेरिशेबल होंगी ज्यादातर, ठीक है, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, जो जल्दी खराब हो सकती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, उसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाती है, उसमें मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, तीनों चीजें ही भेजी जाती है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 50 करोड़ की सब्सिडी जो थी ना वो इसके लिए दी गई थी, ठीक है, कि यहाँ पर किसान रेल चलाई जाएंगी, उसके अंदर 50 करोड़ रुपीज जो है खर्चा मिनिस्ट्री, कौन सी, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बियर करेगी। अब रेल मंत्रालय ने कहा कि देखिए 50 करोड़ की जो सब्सिडी थी, जो आप पैसा दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट हमारे ट्रेन चलाने के ऑपरेशन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अगर आगे के लिए भी इस तरीके की ट्रेनें चलानी है तो डेफिनेटली इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर ही
जो पूरा यहाँ पे सब्सिडी का पैसा दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किसानों के प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए एक और स्कीम भी शुरू करी गई थी, जिसके थ्रू कहा गया था कि एविएशन सेक्टर मतलब एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एविएशन सेक्टर में कौन सी स्कीम शुरू करी गई है उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूआईपी को लेकर बात कर रहा है कि यूआईपी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। यूआईपी जो है ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करता है, लेकिन सिर्फ बच्चों के अंदर। ये 12 डिसीजेस के अगेंस्ट में रक्षा करता है एंड रोटा वायरस भी उनमें से एक डिसीज है जिसके अगेंस्ट में ये रक्षा करता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम यहाँ पर डिस्कशन इसको लेकर करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों से, मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर जिस तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं या फिर कहें कि जो मेलनरिशमेंट के इश्यूज होते हैं या डेथ भी हो जाती है, उनको कम करता है, बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चे और महिलाओं दोनों के अंदर। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट बी एंड डी। तो मतलब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट जो है दोनों ही ऑप्शंस के अंदर है, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी कि रोटा वायरस के अगेंस्ट में भी ये बचाता है, जैसे कि दूसरी डिसीज होगी, टीबी हो गई, डिप्थीरिया होगी, पर्टुसिस होगी, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इनके अगेंस्ट में तो बचाता ही है। 12 डिसीजेस है जिसके अगेंस्ट में ये रक्षा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके डिसीजेस जो है उनके नाम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है विलवादरी कैटल को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसको लेकर। ये मेनली आपको हरियाणा में दिखाई देगी एंड इंडिजिनस डिसीज रेजिस्टेंट कैटल है। तो अपने आप में इसके अंदर एक क्षमता है जिससे कि डिसीजेस, बीमारियां आसानी से इसको नहीं होती है, और हाई टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा भी होती है तो भी ये उसको सहन कर जाती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। डेफिनेटली विलवादरी कैटल न्यूज में थी और मेन रीजन ये था क्योंकि जो केरला यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि ये एक अलग तरीके की स्पीसीज निकल कर आई है जो कि दूसरी स्पीसीज से बिल्कुल अलग है। इट इज क्वाइट डिफरेंट, कंप्लीटली भिन्न है दूसरों से। यहाँ पर मेनली ये केरला में पाई जाती है, तो इसी वजह से आप पहले से ही ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे जो कि यहाँ पर जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी नहीं आती है। फिर इसमें आता है क्या ये इंडिजिनस डिसीज रेजिस्टेंट कैटल है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ये हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा गर्मी होती है तो उसको भी सहन कर सकती है, वो स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस तरीके की जो स्पीसीज न्यूज में होती है वहां पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य से आती है, क्या खासियत है, क्या नुकसान है, वो सभी चीजें पूछी जा सकती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखापट्टनम वॉरशिप को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर इसे बनाया गया है। ये एक कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है और गैस टरबाइन से इसे चलाया जाता है। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। विशाखापट्टनम वॉरशिप, चलिए देखिए बात करी जाए तो सबसे पहले आया था एक प्रोजेक्ट 15, फिर आया था एक प्रोजेक्ट 15A जो कि कोलकाता क्लास था। ये इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है प्रोजेक्ट 15B। सो इट इज नॉट अ कोलकाता क्लास, रादर अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है इनकरेक्ट। बट हाँ, यहाँ पर इट्स अ शिप क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ 15B। 15B का पार्ट अगर ये 15A का पार्ट होता तो हम कहते कि हाँ ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है। गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कोलकाता क्लास का मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉल्फिन को लेकर है, पूछा कि गंगा डॉल्फिन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे सुसु भी कहा जाता है, ये मेघना रिवर में मिलती है और ये सिर्फ भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूँ। डॉल्फिन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भी काफी चर्चा में रहते हैं और बीच में उन्होंने डॉल्फिन को बचाने के लिए एक जो दरख्वास्त थी वो भी यहाँ पर करी थी। नाउ इसे सुसु कहा जाता है। देखिए वैसे इन्हें माना जाता है कि ब्लाइंड होती है, टोटली बिल्कुल ना के बराबर देख सकती है, और जब भी इनको शिकार भी करना होता है तो वो भी ये अपनी जो इनका सोनार सिस्टम होता है उसके थ्रू करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको बात करी जाए तीसरी स्टेटमेंट की, ओनली एक बार दोबारा आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बिकॉज जो सुसु है ये आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 में इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा है और IUCN के हिसाब से ये एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि बात करता है मिनिमम स्टेट्स, कितने स्टेट्स को पास करना पड़ेगा। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से मूव कर रहे हैं और आपको महाराष्ट्र जाना है, तो कितने मिनिमम स्टेट से आपको होकर गुजरना पड़ेगा जिसमें आप इन दोनों को भी काउंट करोगे। सोचिए 10 सेकंड का टाइम, फिर मैं आपको ये मैप के ऊपर ही दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर यहाँ पर करेक्ट आया है। चलिए, टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट ओवर। देखिए, अगर आपको वेस्ट बंगाल से चलना है और आपको आना है महाराष्ट्र तक, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। यहां से आप चले, देखिए झारखंड से आएंगे तो एक स्टेट तो ये हो जाएगा, फिर एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा और फिर एक महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी 4 स्टेट होंगे। अगर आप नीचे से आना चाहते हैं तो यहां से बिहार पे, उड़ीसा पे आएंगे, फिर छत्तीसगढ़ पे आएंगे, फिर महाराष्ट्र पे जाएंगे। एक रास्ता ये भी है। इन दोनों के अलावा जो भी आप रास्ता लेंगे वो आपको बड़ा ही पड़ेगा। अगर आप ऊपर से भी जाना चाहते हैं, देखिए बिहार गए आप, ठीक है, फिर आप यूपी गए, फिर MP गए, महाराष्ट्र, 5 स्टेट हो जाते हैं। उड़ीसा से आते हुए आंध्र तेलंगाना से जाएंगे तब भी बड़ा पड़ेगा। तो आप चाहे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाला रास्ता अख्तियार करें या फिर उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र आ जाए। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट जो है इंक्लूडिंग द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, दैट विल बी 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। Today we are going to discuss about current affairs for 6th and 7th of November। चलिए, जो टॉपिक्स हैं वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, हम IPCC के बारे में डिस्कशन करेंगे। देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। गुड मॉर्निंग अरुण कुमार ने ज्वाइन कर लिया है। देन हम यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में, वेलवदार नेशनल पार्क के बारे में कुछ दिन पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैक बक के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट कूपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सागर निधि क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। देन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा और फाइनली पब्लिक अफेयर इंडेक्स के बारे में जानने वाले। चलिए, तो यहाँ पर भावेश भी ज्वाइन कर चुके हैं, संचयन भी ज्वाइन कर चुके हैं। अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा। एट द सेम टाइम आपने जो आंसर्स होते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है IPCC को लेकर करेक्ट चीज क्या है। इसे 1988 के अंदर बनाया गया था, हो सकता है इसे जॉइंटली बनाया गया है WMO एंड UNEP के द्वारा। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। और IPCC जो है इसको नोबेल पीस प्राइज भी 2010 के अंदर दिया जा चुका है। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको बता रखी है, आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम पीरियड रहता है वो एज यूजुअल 10 सेकंड का रहता है और यहाँ पे क्लॉक भी आपको दिखाई दे रही होगी। 10 सेकंड के अंदर इसको आंसर करिए, क्या आंसर हो सकता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि IPCC न्यूज में क्यों था। तो बेसिकली IPCC ने रिसेंटली वार्न किया है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो हमने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कर्टेल करके रखेंगे, ये मार्क जो है वो ब्रीच हो सकता है ईयर 2100 तक। ठीक है, तो मतलब आगे आने वाले 70 से 80 सालों के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो हमने टारगेट सेट किया है वो हमारा ब्रीच हो जाएगा, मतलब हम अपने टारगेट से फेल हो जाएंगे। नाउ बात करी जाए IPCC की, अगर आपको याद हो, आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली बिकॉज 2012 के आसपास, 11-12 के आसपास, तब भी IPCC काफी न्यूज में रहता था। मिस्टर जयराम रमेश तब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। तब भी इन्होंने कहा था कि हिमालय जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग 10 इयर्स बैक, जैसे 2021 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर 10 साल पहले तब भी IPCC काफी चर्चा में रहता था अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, और इंडिया ने तब इनकी रिपोर्ट्स को खारिज किया था। वो रिपोर्ट वो इंडिया के अगेंस्ट में थी ना। क्या इससे आपकी है वो ठीक हो जाती है। WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNEP के द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है और नोबेल पीस प्राइज भी इसे दिया तो गया है, लेकिन दैट वाज गिवन इन द ईयर 2007, 2007 के अंदर इसे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, निशान ज्वाइन कर चुके हैं। आई कैन सी यहाँ पे अरुण ने और भावेश ने आंसर भी दिया है। एवरीवन कि यहाँ पर आंसर्स अपने जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर पूछा गया है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, इसको लेकर कौन सा कथन सही है। फेसबुक जो है वो प्लान कर रहा है कि वो अपनी जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको शट डाउन करेगा।
इसमें फेस की ज्योमेट्री के बेसिस पे फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जो दो आईज होती हैं, ठीक है, दो आईज अगर आपकी हैं, एक यहां पर एक यहां पर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी एक पैरामीटर के तौर पे लिया जाता है। 10 सेकंड का टाइम है, अगेन आपका शुरू कर देता हूं। सोचिए अभी दोबारा से फेसबुक और दूसरी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज जो है वो न्यूज में थी इसको लेकर। आपको यहां पर ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। सोचिए, आई कैन सी हियर भावेश ने आंसर किया, अरुण ने डी आंसर किया। अरुण, तो आपका आंसर यहां पर ठीक हो जाता है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर काफी सारे अभी इस तरीके के एक्यूजेशंस लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो प्राइवेसी इश्यूज को यहां पर लेकर आ सकता है। ठीक है ना, प्राइवेसी इश्यूज अगर आते हैं तो वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसी वजह से फेसबुक इस प्लानिंग की उसको ज्यादा यहां पर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को फेस ना करना पड़े। इट इज प्लानिंग टू शट डाउन दिस टेक्नोलॉजी। ज्योमेट्री को इसमें लेकर आया जाता है। देखिए यहां पर जैसे अगर फेस आपका है तो उसमें आईज के बीच में कितना आपका डिस्टेंस है, आपका फोरहेड में कितना यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा, लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ कितनी है, नोज के कंपैरिजन में आईज कितनी दूर है, चिन के कंपैरिजन में फोरहेड कितना दूर है, ये सब चीजों को मेजर किया जाता है, और उसके बेसिस पे ही यहां पर जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नाउ यहां पे आई कैन सी आईएएस पीसीएस ऑनलाइन गाइड जो है उनका भी आंसर करेक्ट हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है, जस्ट अ सेकंड, टॉकिंग अबाउट वेलवदार नेशनल पार्क। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये नेशनल पार्क लोकेट कहां करता है। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन, उसको पूछने के पीछे भी रीजन ये है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसे डिस्कस किया था, लेकिन अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि क्या इसे टाइगर नेशनल पार्क कहा जाता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहा जाता है, फ्लोरिकन नेशनल पार्क कहा जाता है, या फिर विधि नेशनल पार्क कहा जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। यहां पर न्यूज तो ये थी कि जो फ्लोरिकन्स है, फ्लोरिकन्स के नए चिक्स यहां पर हैच हुए हैं, तो मतलब 9 लेसर फ्लोरिकन चिक्स जो है उसे वेलवदार नेशनल पार्क के अंदर अभी ऐड किया गया है। पहले अगर पुराने टाइम की बात करी जाए, इट वॉज अ ग्रासलैंड ऑफ महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ भावनगर। भावनगर के जो महाराजा होते थे वह शिकार करने के लिए यहां पर आया करते थे। ठीक है, तो इससे ये बात तो पता चल जाती है कि इट इज इन गुजरात, तो गुजरात में ये लोकेट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड आई कैन सी हियर कि प्रज्ञा ने, सनशाइन ने और अरुण कुमार ने करेक्ट आंसर किया है। उनका आंसर है बी, क्योंकि इसे बिल्कुल सही ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहा जाएगा यहां पर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ग्रासलैंड हुआ करता था, महाराजा इसे यूज करते थे और तब ब्लैक बक को हंट किया करते थे। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं एक क्वेश्चन के अंदर कि फास्टेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट ब्लैक बक है या फिर चीता है, दोनों में से कौन होगा, आपका आंसर क्या होगा, ब्लैक बक या चीता, दोनों में से फास्टेस्ट कौन है? बताइए। कह रहे हैं चीता है, बाकी लोग बताइए। क्या लगता है आपको? ओके, आई कैन सी राजेंद्र ने भी चीता लिखा है। एवरीवन श्योर अबाउट इट? ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। जो चीता है दैट इज द फास्टेस्ट एनिमल, और उसके बाद ब्लैक बक का नंबर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए फ्लोरिकन आपके हैं, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर देखते हैं जो कि पूछ रहा है ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ, कौन से राज्य का ये राज्य पशु है। ब्लैक बक की बात करी जा रही है, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसमें से क्या आंसर होगा, ए बी सी या फिर डी। सोचिए, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। बताएं। ब्लैक बक जो है, वैसे इस क्वेश्चन को हमने कुछ दिन पहले, आई थिंक अराउंड 2 या 2.5 महीने पहले भी डिस्कस किया था, और वहां पर भी हमने इस तरीके की चीजों के बारे में जाना था कि किसका स्टेट एनिमल है। तो यहां पे आप आंसर तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ही तो बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट का ये स्टेट एनिमल है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं। लेट्स सी, आप में से अरुण कह रहे हैं कि सी है, यहां पर उनको सी लग रहा है।
रिया बी कह रहे हैं, नो गेस सनशाइन कह रहे हैं, प्रज्ञा ने डी आंसर किया है, राजेंद्र ने डी आंसर किया है। तो अगर आपको आई एम नॉट श्योर कि याद है या नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले हमने डिस्कशन किया था कि पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश ये 3 राज्य हैं जहां का ये स्टेट एनिमल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ पंजाब आपका ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ब्लैक बॉक्स से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है प्रोजेक्ट कूपर को लेकर। देखिए प्रोजेक्ट कूपर अभी न्यूज में था, इसको लेकर 2 अभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। वो पूछा गया वो अमेजोन ने किया है, स्पेस एक्स ने किया है, नासा ने किया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और ही एजेंसी है जिसके द्वारा ये किया गया है। सोचिए यहां पर प्रज्ञा ने पिछले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, अभी जल्दी से बताएं यहां पर क्या आंसर होगा प्रोजेक्ट कूपर को लेकर। लेट्स सी क्या यहां पर आंसर हो सकता है। आंसर करिए। आई कैन सी हियर आंसर में बी आ रहा है, ए आ रहा है। ओके ठीक है, सो बेसिकली कूपर सैट 1 ये है, देखिए कूपर सैट 1 एंड कूपर सैट 2, सैटेलाइट 1 एंड सैटेलाइट 2 ये 2 सैटेलाइट जो इस पूरे मिशन के अंदर भेजे गए हैं, जिससे कम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजी दूर दराज के जो एरिया होते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं गांव के, वहां पर लो लेटेंसी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लेकर आया गया है। और इसे किसके द्वारा लेकर आया गया, प्रज्ञा ने यहां पर ओके बी आंसर किया, अरुण कुमार ने बी आंसर किया है। ओके बफर हो रहा है, एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। और आई होप जो प्रोजेक्ट के ऊपर है इस तरीके की चीजें अगर हमारे देश के भी आए तो यहाँ पर बफरिंग का इशू खत्म हो जाएगा। जल्दी से मुझे यहाँ पर बताइए कि क्या ये स्पेस एक्स का मिशन है या किसी और का मिशन है, बताएं। तो फिर सोचने के लिए 10 सेकेंड्स देता हूं। चलिए तो यहाँ पे ओके करेक्ट आंसर हमारा है अमेजोन, ठीक है अमेजोन का मिशन है, ध्यान रखिएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है सागर निधि के बारे में। सागर निधि जो है हमारा ये क्या है, ये कोई रिसर्च वेसल है, कोई वॉर सबमरीन है, वॉरफेयर फ्रिगेट है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। बताएं यहां पर सागर निधि के बारे में जो सनशाइन है उन्होंने ए आंसर किया है। प्रज्ञा डेफिनेटली इफ यू लाइक द लाइव लेक्चर मोर देन वी आर गोइंग टू कम अप विद द लाइव लेक्चर ओनली, तो डोंट वरी अबाउट इट प्रज्ञा। भावेश ने भी यहां पर ए आंसर, आई एम नॉट सेइंग वेदर ए इज करेक्ट और नॉट, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिसर्च वेसल है, वॉर सबमरीन है, वॉरफेयर फ्रिगेट है, या फिर नन ऑफ द अबव। यूनियन मिनिस्टर ने विजिट किया है इंडिया के सबकॉन्टिनेंट पायनियर रिसर्च वेसल को। तो यस देखिए जितनी भी आपकी शिप्स होती हैं, कुछ शिप्स ऐसी होती हैं जो कि लड़ाई के लिए बनाई जाती हैं, वॉरफेयर के लिए बनाई जाती हैं, और कुछ ऐसी शिप्स भी होती हैं जो कि समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बनाई जाती हैं। सागर निधि उसी तरीके की एक शिप है जिसके अंदर साइंटिस्ट लोग जो है काम करने वाले हैं। आंसर हो जाएगा ए। आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और शिप के बारे में बताया था जिसका मेन मकसद जो था वो सागर के अंदर, समुद्र के अंदर एक्सप्लोर करने का था। वहां पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, जो भी हमारे वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको निकालने का था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा हो चुका है। आपका मिशन यूपीएससी 2022 जो है कोर्सेज अवेलेबल, इसी तरीके से 200 डेज की सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है जिसको आप exam.netmoc.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अदरवाइज भी देयर आर फ्री कोर्सेज ऑल्सो जिसको आप जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वहां पर पिछले 2 सालों के जो एमसीक्यूज होते हैं कम से कम वो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है पद्मनाभ स्वामी टेंपल को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये केरला में लोकेटेड है, द्रविड़ स्टाइल का टेंपल है, ये भी हो सकता है, और प्रिंसिपल जो डीटी यहां पर है वो शिव भगवान है। तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं। आप जानते हैं कोरोना के हटने, जो लॉकडाउन से उसके हटने के बाद काफी सारे टेंपल्स को दोबारा ओपन अप किया जा रहा है, और यहां पर दोबारा ओपन अप होने की वजह से ही
काफी सारे लोगों ने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और इसी वजह से जो ये टेम्पल्स हैं न्यूज में है और आपसे क्वेश्चन भी इनको लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, निशांत कह रहे सर क्या आप डेली लाइव क्लास लेते हैं? देखिए अभी से ही निशांत गिविंग रिकॉर्डिंग सेशंस प्रीवियसली बट नाउ वी आर गोइंग टू गो द लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस अभी आपको मिलना शुरू होंगे, बट उसके लिए इफ यू लाइक इट, अगर आपको लगता है कि लाइव क्लासेस आर बेटर देन द रिकॉर्डेड वंस, देन डेफिनेटली आपको लाइव क्लास मिलेंगे। प्लीज सी सेट को लेकर स्टार्टिंग का कोई प्रोग्राम बना, अभी जो है काम काफी ज्यादा है तो सी सेट को लेकर तभी प्लानिंग नहीं हो पा रही है। सो जैसे ही कुछ इसके ऊपर होता है आई डेफिनेटली अपडेट यू। ठीक है, ओके नाउ निशान, ठीक है इनको आपको आंसर मिल गया। प्रज्ञा ने वैसे यहाँ पर आंसर किया है डी। ओके, अरुण कुमार कह रहे हैं डी, सनशाइन ने बी आंसर किया है। ओके ठीक है, आते हैं यहाँ पे क्या आपने कहा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, जिसमें कहा गया कि जो एन्यूटी ड्यू है, एरियर्स जो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के, उनको यहां पर पे किया जाए। ठीक है, तो जो न्यूज थी वो यहां पर जो एरियर्स ऑफ एन्यूटी है जो टेम्पल के लिए बंदे हैं उनको पे करने के लिए केरला हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है। ठीक है, वो तो हो गई न्यूज जो कि एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ टेम्पल जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ टेम्पल जो है 8वीं सेंचुरी में बनाया गया था, 8th सेंचुरी का ये काफी पुराना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अराउंड 18 सेंचुरी के अंदर इसे दोबारा से कुछ इसके अंदर रेफर्बिशमेंट जो है वो ट्रैवनकोर के जो महाराजा मार्तंड वर्मा थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो केरला में है और द्रविड़ स्टाइल क्या होता है, नगर स्टाइल क्या होता है, या फिर आपका वेसरा स्टाइल जो है वो क्या होता है, वो आपको पता चल गया होगा। आपने देखा होगा कल्चर का सेकंड लेक्चर भी मैंने डाला है आपके YouTube के ऊपर ही, दिस इज अवेलेबल फॉर मेंबर्स। तो आप इस लेक्चर को कल्चर आर्ट एंड कल्चर की जो पूरी सीरीज है उसका सेकंड लेक्चर जरूर नहीं है, यहां पर वैष्णविज्म में ध्यान रखिएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर क्या हो जाता है, आंसर विल बी बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात करता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया कि देखिए करंट अफेयर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, कंसर्निंग जो स्टैटिक होता है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हमने इस बार देखा कि स्टैटिक के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, लेकिन स्टैटिक के वही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि किसी ना किसी रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में रहते हैं। तो नॉर्थ स्टाइल जो आर्किटेक्चर का है, वहां पर जो मंदिर होते हैं उसमें टावर का जो साइज होता है वो छोटा होता है। और द्रविड़ स्टाइल के शुरू कर देता हूं, आप इसका आंसर करिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए सोचिए, डेफिनेटली प्रज्ञा हैव टेकन योर फीडबैक। ओके, निशांत कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, दिस इज द फर्स्ट क्लास, लेट्स सी कि जो भी इश्यूज होंगे पहली क्लास दूसरी क्लास में पता चली जाएंगे शुरू में, एंड देन वी विल बी एबल टू सोल्व देम, हम उनको सोल्व कर पाएंगे। आप इसका आंसर करें एंड विल ट्राई टू मेक श्योर कि आगे इसको कैसे रोका जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ओके, यहां पर बी आंसर आ रहा है, बाकी लोग आंसर करिए। चलिए, तो देखिए दोनों जो स्टेटमेंट्स हमारी हैं, वैसे तो 3 इसमें था ही नहीं, तो यहां पे बी और सी को तो आप ऐसे ही हटा सकते थे, आपको आंसर ए या डी में से ही करना था। ठीक है, क्योंकि बी और सी तो वैसे ही यहाँ पे इलॉजिकल आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। वैसे आपको इस तरीके की चीज यूपीएससी में नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप पीसीएस में कई बार इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जहां पर ऑप्शन जो होगा 3 ना होने के बावजूद भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया होगा, तो वहां पर आप उसे सीधा ही एलिमिनेट कर लीजिए कि यहाँ पे मतलब आंसर ए होगा या डी होगा। नाउ यहाँ पे नॉर्थ स्टाइल जो होता है, नॉर्थ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उसे कहा जाता है नगरा स्टाइल, और जो साउथ के स्टाइल होता है उसे कहा जाता है द्रविड़ स्टाइल, और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है विसरा स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ स्टाइल के अंदर जो टेम्पल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं और द्रविड़ के अंदर छोटे होते हैं। आपको ये इंटरचेंज करके दिया गया था, करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा दोनों में से कोई भी नहीं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 2 प्रोजेक्ट्स को देकर पूछ रहे हैं कि आपको यहां पर दोनों को मैच करना है। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं। स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो है, क्या वो स्पेस एक्स का है? लून प्रोजेक्ट क्या गूगल का है? सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। यहां पर प्रज्ञा ने करेक्ट आंसर किया है, इंटरचेंज को पकड़ लिया उन्होंने, बिल्कुल आपका इंटरचेंज हुआ था, दैट्स व्हाई यहां पे आंसर नाउ यू नो कि क्या करना था। लेट्स सी अभी के आंसर देते हैं आप, जल्दी से बताएं।
ओके 10 सेकेंड्स आर ओवर। और यहां पर जो आपका आंसर होगा बिल्कुल ठीक है, स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो है वो स्पेस एक्स का है, लून आपका गूगल में है, और आई थिंक लून क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर जल्दी से इससे आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, चाहे अमेजोन के द्वारा हो, स्पेस एक्स के द्वारा हो, या फिर गूगल के द्वारा हो, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए दूर दराज के एरिया में किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स पाई को लेकर पूछ रहा है कि बताएं किसने पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। इस इंडिकेटर के अंदर देखा जाता है कि जो राज्य है वहां पर मनरेगा की स्कीम क्या सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ये सब चीजों के ऊपर बात करी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। यहां पर अगर मैं आपको राज्य का नाम बताऊं, वैसे मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि भावेश ने करेक्ट आंसर कर दिया है, सनशाइन ने करेक्ट आंसर कर दिया है, केरला इज द करेक्ट आंसर। केरला का 8 का है। दूसरी पोजीशन पे तमिलनाडु है, स्कोर 0.897 का है। फिर तेलंगाना है 0.891 के स्कोर के साथ, और फिर आपका छत्तीसगढ़ है 0.872 के स्कोर के साथ। फिर गुजरात, पंजाब और कर्नाटक का नंबर आता है। इसी वजह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें देखा गया है कि राज्य कितने बेहतर तरीके से मनरेगा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आईसीडीएस के बेसिस पे जो रैंकिंग है वो यहाँ पर अलग अलग राज्य को दी जा रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बार रैंकिंग में आपको दिखा देता हूं। सो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में किस किस ने टॉप किया है और किस किस की परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी रही है। आप में से काफी सारे लोग जैसे कि सौम्य दुबे ने कहा स्टक हो रहा है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट लाइव लेक्चर वी आर डूइंग, तो डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज करते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आती ही है। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल द प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को आ रही है, ताकि फ्यूचर के लेक्चर के अंदर उसको ठीक कर पाए, अगर वो नेटवर्क रिलेटेड है या फिर यूट्यूब रिलेटेड है। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, और आज के जो एरियाज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सीओपी के ऊपर एक क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका एनर्जी को लेकर रहेगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेकर 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं, उनको देखेंगे। देन जीरो एमिशन, अभी सीओपी 26 हुई है, उसी को लेकर जीरो एमिशन के भी कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, हर घर दस्तक को डिस्कस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो हरियाणा के अंदर आई हैं उसके बारे में जानेंगे, कोविड वैक्सीन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, एंड देन फाइनली एक क्वेश्चन आपका मैप रिलेटेड रहने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी 26 जो है उसको लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। आई कैन सी है आरबी एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर चुके हैं, श्रवण ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए आंसर करिएगा, मैं 10 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। ग्लासगो के अंदर सीओपी 26 जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। हो सकता है ये इस बार जो हो रही है कॉन्फ्रेंस, ये 26th कॉन्फ्रेंस है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, टाइम पीरियड इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सोचिए इसके बारे में, आंसर करिएगा। संजय और रुचिता ने डी आंसर किया है, बाकी लोग यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें। निमार बोरा ने डी आंसर किया है, एंड यूके इटली लिखा है रुचिता ने, बिल्कुल ठीक है। यूके और इटली 2 कंट्रीज जो है उन्होंने कोलैबोरेट करके इन पार्टनरशिप सीओपी 26 जो है इसको यहां पर लॉन्च किया है, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर कराई जा रही है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट तो हो जाती है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी काफी सारी स्टेटमेंट्स वहां पर दी गई, काफी सारे टारगेट सेट किए गए, विच शोज कि ऑफकोर्स इंडिया तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ही रहेगा। तो ये जो 26th सीओपी जो है ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको अभी ऑर्गेनाइज किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, और आरबी एंटरटेनमेंट का आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है विच ईयर इज सेट टू बी इंडिया एज अ टारगेट ईयर वेयर 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मेट थ्रू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कौन से साल को एक टारगेट ईयर के तौर पे लिया गया है जब जितना भी एनर्जी कंजम्पशन हम कर रहे हैं उसका 50% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आने वाला है? 2025, 2030, 2050 या फिर 2060? बताएं। 50% हमारा, अभी देखिए काफी बड़ा एक एरिया जो है कोल से आता है, और बीच में कोल जब माइनिंग की एक्टिविटी रुक गई थी, पानी ज्यादा आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, तो कोल की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई थी, और देश के विभिन्न हिस्सों में आपने देखा होगा देयर वर वेरियस एरियाज इन द कंट्री जहां पर एनर्जी शॉर्टेजेस जो थी वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन हाँ, जो करेक्ट ईयर यहां पर है, पीयूष कुमार ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है,
2030, और श्रवण का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। 2030 तक हम क्या करने वाले हैं, 50% हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सोलर एरिया, जो आपके क्लीन एनर्जी के बेसिकली एरियाज है, वहां से आएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करेंगे, सोलर एनर्जी आप जनरेट करेंगे, विंड एनर्जी आप जनरेट करेंगे, वहां से आपकी 50% रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पीसीए को लेकर है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेकर आरबीआई अभी न्यूज में था, तो पूछा गया पीसीए को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ये एक इफेक्टिव मार्केट टूल है, हो सकता है, और एक बार जब पीसीए आ जाते हैं तो दूसरे टूल्स का इस्तेमाल आरबीआई नहीं कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। इसके अंदर एसेट क्वालिटी जो होती है उसको भी एक पैरामीटर के तौर पे लिया जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। पीयूष ने 2030 के जो टारगेट्स हैं वो भी यहाँ पर बताए हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल से। अभी प्रेजेंट क्वेश्चन के बारे में बताएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज, कुछ बैंक्स जो हैं उनके अगेंस्ट में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को कंटिन्यू रखा है, हालांकि कुछ बैंक्स अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पीसीए से बाहर निकले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मार्केट टूल है, बैंक्स को इसके थ्रू आप रेगुलेट करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि आरबीआई के पास प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अलावा भी काफी सारे टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी आरबीआई को उसकी जरूरत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज पीसीए को आरबीआई ने यूज कर लिया वो दूसरे टूल को यूज नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है आप क्या करेंगे, सी और डी को कर देंगे एलिमिनेट, मतलब आंसर ए या बी होगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नाउ एसेट क्वालिटी जो है किसी भी बैंक की कैसी है, उसने कितना लोन दिया है, किन किन लोगों को लोन दिया है, एनपीए क्या है, ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं बैंक्स की एक क्वालिटी को जज करने के लिए। अगर लगता है बैंक जो है उन्होंने जो एसेट उनके, बेसिकली बैंक की एसेट क्या होगी, जो उनके द्वारा दिए गए लोन है वो उनकी एसेट है, क्योंकि इसी के थ्रू वो अपने डेटर्स को क्रिएट करते हैं। तो वहां पर अगर क्वालिटी अच्छी है तो बैंक के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वहां पर एक्शन लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, एसेट क्वालिटी को इसमें मेजर किया जाता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अलग अलग लेवल पे एक्शन जो होते हैं बैंक के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे आरबीआई कहेगा अगर किसी को भी पीसीए के अंदर डाला गया है कि ऐसा बैंक जिसकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनकी ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर लिमिट लगा देगा कि आप ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकते। वो लोन किस किस को दे रहे हैं इसके ऊपर भी रेगुलेशन लगाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली जो वो बैंक है वो पूरे तरीके से आरबीआई के जो एरिया है, जो उसकी पैराडाइम है, उसके अंडर आ जाता है, और आरबीआई की नजर उस बैंक के ऊपर रहती है ताकि उसको सही तरीके से चलाया जा सके। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो इसी से मिलता जुलता है। यहां पर फिलहाल वैसे मैंने आपको बता दिया आंसर हमारा बी था, बी विल बी द करेक्ट आंसर। और वैसे मैं देख भी सकता हूं संजय ने भी यहां पर करेक्ट आंसर कर दिया, रुचिता का भी आंसर करेक्ट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है पीसीए को लेकर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेकर पूछा है कि बताएं इनमें से कौन कौन सी चीजें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर शामिल होती है। क्या इसके अंदर बैंक के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई रेगुलेशन लगाया जा सकता है? हो सकता है कि आरबीआई का है कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरीके का रेगुलेशन। इसके अंदर ब्रांच को एक्सपेंड करने का जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया जा सकता है। देखिए इसके बारे में तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, तो इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करिएगा। देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एरिया ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बैंक जिसके ऊपर पीसीए लगाया गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर जिसको लाया गया है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसके अंदर भी आरबीआई इंटरफेयर करना शुरू कर सकता है, मे बी। ना 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। संजय ने वैसे यहाँ पर डी आंसर किया है, रुचिता ने फोर्थ का डी आंसर किया है। लेट्स सी बाकी लोग क्या कहते हैं। रवि भी डी कह रहे हैं। देखिए सेकंड तो मैं आपको बता चुका है, मतलब ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ आंसर क्या होगा, सी या डी, मतलब बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही ऑप्शन के अंदर है, तो ये भी करेक्ट हो जाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के एरिया के अंदर भी आरबीआई का रोल आ जाता है। और वो बैंक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा, क्योंकि वो भी पैसे से रिलेटेड है, वहां पर भी आरबीआई जो है कंप्लायंस मांगना शुरू कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अभी आरबीआई न्यूज में था पीसीए को लेकर, इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, बेसिक इकोनॉमिक से, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज द टारगेट ईयर? देखिए 26 सीओपी अभी हुई ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, वहां पर अलग अलग कंट्रीज ने टारगेट रखे। हमने नेट जीरो एमिशन को अटेन करने का टारगेट यहां पर क्या रखा है? 4 ऑप्शन आपके साथ क्या होगा? नितेश कुमार ज्वाइन कर चुके हैं, यहां पर आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर हो सकते हैं? क्या लगता है 2050, 60, 70?
2100। श्रवण तो सी कह रहे हैं, संजय भी सी कह रहे हैं, आई कैन सी। यहाँ पे प्रसून दिवाकर ने 2070 का आंसर दिया है, श्रवण ने भी सी आंसर किया है, रवि पांडे ने सी लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर 2070। देखिए, इससे पहले 26 सीओपी से पहले हम काफी बार देख रहे थे कि भारत जो है वो 2050 टारगेट देता था, चाइना 2060 टारगेट देता था, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल टारगेट जो भी बताया गया 2070 का बताया गया। बाय दिस ईयर इंडिया विल बी नेट जीरो एमिशन कंट्री। जितना हम यहाँ पे एमिशन करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, मिशन यूपीएससी 2022 एंड क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है दैट इज अवेलेबल ऑन exam.netmock.com, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी काफी न्यूज में था, क्योंकि चाइनीज जो है इसके पास जो चुंबी वैली लोकेट करती है वहां पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा कर रहे हैं। आपको बताना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती हैं। 3 नाम यहां पर दिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जल्दी से सोच के बताएं किन किन कंट्रीज को यहां पर टच किया जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा। यहाँ पे पास में ही आपको टोठा रिवर भी दिखाई देगी, जो वैसे ही काफी फेमस है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी रोड्स, काफी चौड़ी रोड्स हैं जहां से मिलिट्री के टैंक्स भी लेकर आए जा सके, वो बनाना चाइना ने यहां पर शुरू भी कर दिया है और काफी हद तक उसे यहां पर कंप्लीट भी कर दिया। नाउ आई कैन सी यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और हमारे बेसिकली पेड सब्सक्राइबर हैं ध्रुवा, वो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है। आई कैन सी रुचिता ने आंसर दिया है 6th का सी। बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। और अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था इसका जो मेन करेक्ट आंसर था, और यहाँ पे मैं वेट करूंगा कुछ और लोग इसका आंसर करें ताकि फिर हम इसको डिस्कस कर सकें। बी और सी आंसर आ रहा है, भूटान, बांग्लादेश, संजय ने आंसर किया है। ओके, व्हाट अबाउट नेपाल? नेपाल से क्या बॉर्डर टच नहीं करता है? कितने लोग इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नेपाल के बारे में बताएं। देखिए, अगर आपको याद हो, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब हमने करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस किया था कि ये एक ट्राई जंक्शन पे लोकेट करता है, ट्राई जंक्शन पे लोकेट करता है, जिसकी वेस्टर्न साइड पे नेपाल आपको दिखाई देगा, ऊपर आपको चाइना भी दिखाई देगा, ईस्टर्न साइड पे आपको यहाँ पर भूटान भी दिखाई देगा और बांग्लादेश भी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुवा ने करेक्ट आंसर दिया है, उन्होंने कहा करता है, नेपाल ऑन द वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड ऑफ सिक्किम। ठीक है, रुचिता ने लिखा है यहाँ पर। बाकी लोग बताएं। तीनों को कनेक्ट करता है, बेसिकली ये तीनों को कनेक्ट करता है। तो जस्ट इफ आई कुड शेयर दिस पिक्चर, लेट मी सी कि मैं आपसे वैसे यहाँ पे मिला देता हूं, तीनों को कनेक्ट करता हूं, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आपका है। ठीक है, ऊपर आपको भूटान से भी टच होता हुआ दिखाई देगा, यहां से आपको नेपाल से भी टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको बांग्लादेश से भी कनेक्ट होता हुआ ये दिखाई देगा। तो बेसिकली ट्राई जंक्शन पे लोकेट करता है, तो बॉर्डर जो है वो तीनों से टच करता है। ऐसी गलती भी मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, नाउ ओके, ध्रुवा, वैसे ध्रुवा ने बताया भी है कि दैट ध्रुवा जो है वेस्ट बंगाल से ही है, तो डेफिनेटली क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहीं पे लोकेट करता है, आपका दार्जिलिंग वाला एरिया भी ऊपर है, तो उनको डेफिनेटली इसके बारे में नॉलेज ज्यादा होगी और उनका आंसर है यहाँ पर। चलिए, खैर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, उसे करेक्ट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में ये गलती ना हो। चलिए चलते हैं, हर घर दस्तक कैंपेन किससे रिलेट करता है? अभी 10 मिनट पहले जो हमने द हिंदू एनालिसिस का वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, वो भी नेटमॉक के ऊपर अवेलेबल है। वहां पर मैंने आपको बताया था हर घर दस्तक कैंपेन किससे रिलेट करता है, जल्दी से बताएं। आजकल डेंगू की न्यूज भी काफी आ रही है, पोलियो को लेकर तो ड्राइव चल ही रही है, टीबी को लेकर भी 90s to 90 का प्रोग्राम चल रहा है आपका। प्रश्न कह रहे हैं कोविड, श्रवण और नितेश कह रहे हैं कोविड, रुचिता ने भी कोविड का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बेसिकली हमने देखा 99.2% जो कवरेज है वो किया जा चुका है कहां पर?
लक्षद्वीप के अंदर कोविड वैक्सीनेशन का 99.2% कवरेज किया जा चुका है। और इसी तरीके से सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वो भी पीछे नहीं है। राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, जिन तीनों राज्यों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन हाँ, 100% वैक्सीनेशन करने के लिए हर घर दस्तक कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर 75% आरक्षण देने की बात जो है वो करी गई है। कौन से राज्य के द्वारा ये आपको बताना है। और यहां पर जो सैलरी है 50,000 रुपए तक की सैलरी है, उन्हीं एरियाज के अंदर ये रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। गवर्नर की एसेंट भी मिल चुकी है और 2022 से इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताए थे, जिसको जानने के लिए, क्योंकि जो हिंदू एनालिसिस दिस इज कंप्लीटली प्रीलिम्स रिलेटेड जो हम यहां पर कर रहे हैं। अगर आपको मेंस रिलेटेड भी जानना है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। और यहां पर करेक्ट आंसर जैसे कि मैं देख सकता हूं रवि ने दे दिया है और सोलर राजन ने दे दिया है, और यहां पे मुझे पीयूष कुमार जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहां पर लिखी। चलिए बहुत बढ़िया, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन ऑफ द सोइल पॉलिसी काफी सारे राज्य लेकर आ रहे हैं, जिससे अपने लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा गया। ना कोविड वैक्सीनेशन के बारे में देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल किस किस को मिल चुका है। फाइजर है, मॉडर्ना है, साइनोफार्म है। जल्दी से मुझे शुरू कर देता हूं, क्योंकि हमारी कोवैक्सीन जो है, इंडिजिनस वैक्सीन जो हमारी है, उनको अभी क्या मिला है, उनको अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिला है। तो ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जिनको ऑलरेडी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है। रुचिता ने कहा है डी यहां पर आंसर होगा, मे बी, बाकी लोग ट्राई जरूर करिएगा। हमेशा आंसर के साथ एक नंबर जरूर लिखिएगा। अगर आप 9 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 9A, 9B, 9C, ताकि मुझे पता चल सके कि आप ABCD जो लिख रहे हैं वो किस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार जो बफरिंग है उसकी वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। नाउ यहां पर आई कैन सी नितेश ने भी डी आंसर किया है, आरबी भी डी आंसर कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर हमारा है बिल्कुल सही। फाइजर हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, मॉडर्ना, साइनोफार्म, साइनोवैक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये वो वैक्सीन है जिनको की अप्रूवल मिल चुका है। साइनोफार्म और साइनोवैक जो वैक्सीन है ये चाइनीज है, बाकी आपकी यूएस मेड वैक्सीन है, और इंडिया की भी अब कोवैक्सीन इसमें शामिल हो गई है, जो अपने आप में हमारे देश में हमारे लिए काफी फक्र की बात है और देश के लिए काफी बड़ी बात है। खैर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका इंपैक्ट देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के हिसाब से क्या है। अब इसको अप्रूवल मिलने का इंपैक्ट क्या होगा, मतलब मेंस और इंटरव्यू रिलेटेड जो आपको बातें हैं वो वीडियो में मिलेंगी द हिंदू एनालिसिस के अंदर, जो आप देख लीजिएगा। खैर लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, टोरसा रिवर कहां पर लोकेट करती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, डिस्कशन में आ चुका है पहले ही। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी या फिर यूपी। टोरसा रिवर जिसको कई बार टोरशा भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ इसे काम्बू माकू भी कहा जाता है, काम्बू माकू, ठीक है, या फिर इसे माचू भी कहा जाता है और अमोचू भी कहा जाता है। ये चुंबी वैली से निकलती है, जो कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, ठीक है, जहां पे इसे माचू नाम से जाना जाता है। फिर ये भूटान के अंदर आती है, और भूटान से होती हुई फिर ये वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल से होती हुई फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहां पर इसे टोरसा कहा जाता है, ठीक है। अब ये रिवर जो थी चुंबी, ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट मी शो यू दिस रिवर ऑन द मैप। मैप के ऊपर अगर आप देखेंगे, यहां पर राइट डेक के ऊपर आपको ये टोरसा रिवर दिखाई देगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है आपका ICBR, इसके अंतर्गत 3 में से कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया। क्या इसमें फुट ट्रैक्स बनाए जाते हैं, बॉर्डर रोड्स बनाई जाती हैं, बॉर्डर पोस्ट बनाई जाती हैं। 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करिएगा। भावना शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, गुड आफ्टरनून भावना। माधवी ने 2030 लिखा है, विच इज द करेक्ट आंसर। रजनीश ने 50% फॉसिल डिपेंडेंट लिखा है, वो भी करेक्ट हो जाता है। चलिए बताएं यहां पर। ओके, रजनीश ने और प्रसून ने डी और सी लिखा है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग क्या सोचते हैं आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ओके, भावना ने फर्स्ट का डी लिखा है। अच्छा रहेगा कि आप भावना की तरह 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिखिएगा। और राजेंद्र का भी आंसर डी है, माधवी ने नमन के साथ डी आंसर किया है। चलिए तो देखिए, बॉर्डर रोड्स और बॉर्डर पोस्ट तो बनानी ही बनानी है, जहां पर हमारे ट्रूप्स चलते हैं,
ठीक है, जहां पर आपने देखा होगा टैंक्स वगैरह नहीं जा सकते हैं, काफी सारी मूवीज में, अभी जो शेरशाह मूवी आई थी वहां पर भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे टैंक्स नहीं जा सकते हैं, हमारे जितने भी ट्रूप्स है वो पैदल चलते हैं वहां पर, ठीक है, अपने पीछे पूरे वेपन्स वगैरह लेकर। तो फुट ट्रक्स बनाने का काम भी जो है वो इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए आईटीबीपी को लेकर डिस्कशन करते हैं। आईटीबीपी को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्या इसे 1962 में रेस किया गया था, क्या इसे एलओसी पे डिप्यूट किया जाता है, क्या इसका अपना कोई इंजीनियरिंग विंग है या नहीं। 10 सेकंड में आंसर करिए इसका। अबुजम ने भी करेक्ट आंसर किया है, यहां पर सुमन ने 3 लिखा है सिर्फ। बताइए क्या आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। आई कैन सी राजेंद्र, ओके, रजनीश ने सेकंड का बी आंसर किया है और माधवी ने बी आंसर किया, राजेंद्र ने बी आंसर किया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें नॉलेज से ज्यादा जरूरी था आपका फोकस। ठीक है, कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है अराउंड 70% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने की वजह से गलती कर देते हैं। इवन दो वी नो कि हम एलओसी कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, और एलएसी कौन सी लाइन है, जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। और क्योंकि हम इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, जो कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलओसी नहीं होगा, एलएसी होगा। लेकिन जल्दी जल्दी में हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कई बार। तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही एलिमिनेट होती है, सी और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब आंसर या तो ए होगा या बी। मतलब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ठीक होगी। इंडो चाइना वॉर 1962 में इसे रेस किया गया था, और अभी मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी इंजीनियरिंग विंग भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नमन का भी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है, भावना का भी आंसर ठीक है, प्रसून भी राइट हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को लेकर पूछ रहे हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताएं यहाँ पर कितना टारगेट हमने रखा है 2030 के लिए अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, बताएं। और ये भी मुझे बताइएगा कि नेट जीरो का जो टारगेट हमारे प्रधानमंत्री ने COP 26 में बताया, वो किस साल के लिए रखा गया। यहां पे भी रजनीश, प्रसून, राजेंद्र ने सी आंसर किया है, नमन पंत ने सी आंसर किया है, भावना इज ऑल्सो सेइंग सी। व्हाट अबाउट अदर्स। नेट जीरो बाय 2070, भावना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, रजनीश आपका भी आंसर ठीक है, लाइट ऑफ होप ने 2070 लिखा है, विच इज द करेक्ट आंसर। तो नेट जीरो का एमिशन का जो टारगेट है वो 2070 है, और अदरवाइज हमने यहां पर 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, बिकॉज हमने अभी क्वेश्चंस अपने पीछे किए, तभी हमारे लिए आसान हो गए हैं MCQ सोल्व करना। कोवैक्स प्रोग्राम मैंने अभी आपको समझाया था, इसके थ्रू ग्लोबल एक्सेस दिया जाता है वैक्सीन का। लेकिन ये इनिशिएट किसके द्वारा किया गया, क्या गवी इसमें शामिल है, सेपी इसमें शामिल है, WHO इसमें शामिल है। सोचें इसके अंदर क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं यहां पर किसके द्वारा ये शुरू किया गया है। मुझे अच्छे से याद है, जब नया नया कोवैक्स इनिशिएटिव आया था तब भी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। यहां पर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। प्रसून ने बी लिखा है, रजनीश ने बी लिखा है, ओके, राजेंद्र ने डी लिखा है, भावना ने डी लिखा है, माधवी ने बी आंसर किया है, ओके, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है गवी, सेपी और WHO, तीनों ही इसमें शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। गवी की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपको पता है तो। गवी की फुल फॉर्म प्लीज बताएं मुझे, सेपी की फुल फॉर्म बताइएगा, गवी और सेपी की फुल फॉर्म बताएं। अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, यहां पर बताइए। वैक्सीन अलायंस करके है गवी, कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। क्या आंसर होगा, माधवी ने डी लिखा है, करेक्ट आंसर है ग्लोबल अलायंस वैक्सीन इनिशिएटिव। फैंटास्टिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भावना आपका। सेपी की भी फुल फॉर्म पता है तो जरूर बताइएगा, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपकी बॉडीज इसमें शामिल है कोवैक्स के अंदर, चारों नाम ध्यान रखिएगा। यहां से कोई भी बॉडी को उठाकर UPSC क्वेश्चन बना सकता है। कोवैक्स प्रोग्राम वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या ये कोई कोविड वैक्सीन है कोवैक्स, क्या कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, या कोई नया कोरोना वायरस का स्ट्रैंड है, या फिर नन ऑफ द अब। बताएं क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इजी क्वेश्चन है वंस अगेन। चलिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र, माधवी, अंबुज,
अबुजम राजेंद्र ने करेक्ट आंसर किया है। फिफ्थ का आंसर बी यहां पर दे दिया है, बिल्कुल ठीक है, तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो मुल्लापेरियार डैम को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, यूसीसीएन को लेकर भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, देन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में क्वेश्चन होगा, पद्म अवार्ड को डिस्कस करते हुए डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानेंगे, एमपीलेट स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, बिरसा मुंडा के बारे में क्वेश्चन करेंगे, इथेनॉल फ्यूल को डिस्कस करते हुए नेशनल पार्क के ऊपर एक क्वेश्चन रहने वाला है और एक क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड रहने वाला है। मुल्लापेरियार डैम, चलते हैं मुल्लापेरियार डैम के बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि यही टॉपिक हमने आज पढ़ा है। आपको बताना है मुल्लापेरियार डैम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलेंगे आपको। मुल्लापेरियार डैम को 1895 में बनाया गया था कावेरी रिवर के ऊपर। डैम जो है वो केरला में लोकेट करता है लेकिन तमिलनाडु के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। डैम जो है उसे अनसेफ कंसीडर किया गया यूएन की एक रिपोर्ट के द्वारा भी। देखिए अब हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान है लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको गलत लगती है तो वो गलत क्यों है ये भी जरूर बताइएगा ताकि एग्जाम में आपको सही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने में, ज्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। जल्दी से बताएं। रुचिता ने सी लिखा है, ओके। शकीरा ने डी लिखा है। शकीरा हमारे लास्ट टाइम जब हम 8 बजे अपना यूट्यूब सेशन करते थे वहां पर भी ज्वाइन करते थे। सी आंसर लिखा है राजेंद्र ने, बहुत बढ़िया राजेंद्र, फैंटास्टिक। मत करिएगा, परिया रिवर, ठीक है, परिया रिवर जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही आपकी इनकरेक्ट होती आप सीधा, और कुछ आपको पता है या नहीं पता है, सीधा करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे। सी 999 ईयर्स की लीज के ऊपर दिया गया, ये चीज तो हमने डिस्कस करी भी थी। और यहां पे जो नई रिपोर्ट आई है यूएन की उसके हिसाब से ये काफी डेंजरस भी है, ठीक है। परियार रिवर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर मुल्लापेरियार डैम जो है 1895 में बनाया गया था, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी। यहां पे वैसे आपको रिवर भी दिखा देता हूं, ठीक है। आगे जाके ये आपका वैगई रिवर भी दिखा रहा है, ये आपका परियार लेक है। वैगई रिवर भी तमिलनाडु की है, इसको भी अच्छे से देखिएगा क्योंकि आसपास की चीजें देखना भी जरूरी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूसीसीएन को लेकर है, पूछा गया यूसीसीएन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2004 में क्रिएट किया गया था। जयपुर जो है 49th सिटी बन गई है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर। यहां पर मैं आपका 10 सेकंड का टाइम शुरू करता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। यूसीसीएन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जिसके अंदर मैंने आपको अभी बैक टू बैक सारी सिटीज के नाम भी बताए हैं। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कॉपरेशन को प्रमोट करता है सिटीज के अंदर। भावना कह रहे हैं ओनली 1, बाकी लोग बताएं एबीसीडी में से क्या आंसर होगा। राजेंद्र कह रहे हैं बी, भावना कह रही है, चिता सी कह रहे हैं, ओके। चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर यहां पर देता हूं। 2004 में इसको लेकर आया गया था, ये मैंने अभी आपको जब हमने इस न्यूज को डिस्कस किया तब भी बताया था। लेकिन 49 सिटी कौन सी बनी है, अभी किसको ऐड किया गया, श्रीनगर को ऐड किया है ना हमने। जयपुर तो ऑलरेडी एडिट थी इसके अंदर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। वैसे 2004 में इसे बनाया गया था, 295 सिटीज का ये हमारा नेटवर्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है जिसको कि कल प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं, उसको लेकर पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर कर सके। रिटेल इन्वेस्टर विल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन आरडीजी अकाउंट, आरबीआई के साथ हम एक आरडीजी अकाउंट खोल पाएंगे, ये भी हो सकता है। एनआरआईज इन्वेस्टर जो है वो एलिजिबल इसके अंदर नहीं रखे गए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लिखकर एबीसीडी लगाइएगा उसके आगे ताकि मैं समझ सकूं ये आप तीसरे क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हैं। बताइए। मीनाक्षी ने पिछले क्वेश्चन को लेकर श्रीनगर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड का आंसर रुचिता ने और भावना ने ए दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स, मीनाक्षी ने भी ए लिखा है यहां पर, और यहां पर करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके मेरे जैसे जो इन्वेस्टर हैं जिनको कि रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है वो अब इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे और आरबीआई के साथ हम एक आरडीजी अकाउंट जो है वो भी खोल पाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, एनआरआईज जो है
नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भी एलिजिबल है गवर्नमेंट फेमा के अंदर इन्वेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है, उसके थ्रू वो आ सकते हैं, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, चाहे वो यहां पे रहने वाले लोगों इंडियन सिटीजन से मिले या फिर एनआरआई से मिले, दोनों के पैसों से सरकार को हेल्प मिलने वाली है। द मिंट से ये क्वेश्चन बनाया गया था, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इकोनॉमी के इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पद्म अवार्ड्स को लेकर है। पूछा जा रहा है पद्म अवार्ड्स को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120, 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फॉरेनर जो है उनको भी पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन भारत रत्न उनको नहीं दिया जा सकता, यह भी पॉसिबल है। पद्म अवार्ड को अभी तक सिर्फ एक ही बार सस्पेंड किया गया है। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी भी बफरिंग हो रही है क्या, प्लीज बताइएगा। ओके अभी बफरिंग नहीं हो रही, ठीक है। चलिए फोर्थ का आंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रुचिता ने, वैष्णवी ने सी दिया है, मीनाक्षी और सगीर चौधरी का भी आंसर सी है, और यहाँ पे फोर्थ का ओनली 1 लिखा है विच मींस सी ओनली। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 120 से ज्यादा ये अवार्ड नहीं दिए जाते, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉरेनर्स को पद्म अवार्ड भी दिए जा सकते हैं, भारत रत्न भी दिया जा सकता है, ठीक है। नोट की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। पद्म अवार्ड को क्या एक बार सस्पेंड किया अभी? देखिए मैंने आपको बताया था कि 1977 से, क्योंकि सरकार में एक चेंज हुआ था यहां पर 1977 से 1980 तक, 1977 टू 1980 दे वर सस्पेंडेड एंड वंस अगेन दे वर सस्पेंडेड फ्रॉम 1992 टू 1995। तो 2 बार इसे सस्पेंड किया जा चुका है, ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बात कर रहा है Which of the following is not a direct greenhouse gas? इसमें से कौन सी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से एक डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जैसे कि आपको आंसर करना है। लेट्स सी क्या आंसर करते हैं। शकीरा ने ए लिखा है, रुचिता इज नॉट श्योर अबाउट इट, ए लिखा है यहां पर, सी भी आंसर आ रहा है। फिफ्थ का सी आंसर आया है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सोचिए इसके अलावा भी कोई और कोई आंसर देना चाहता है क्या? राजेंद्र ने सी लिखा है, ओके। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को एक डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन को मानते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस। क्यों? अब वो देखते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज रिगार्डेड एज एन इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस क्योंकि जब इसे कपल किया जाता है एलिमेंटल कार्बन के साथ, इट फॉर्म्स एरोसोल्स, ठीक है। और एरोसोल कंट्रीब्यूट टू बोथ कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, जब ये कार्बन एलिमेंट के साथ मिलती है तो कूलिंग और वार्मिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को एक आप मान सकते हैं इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, और यहां पर क्वेश्चन बात करता है एमपी लेट फंड को लेकर। पूछा गया एमपी लेट फंड को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जहां पर एनुअल फंड जो एमपी को दिया जाता है, मेंबर्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि कहीं पर भी वो इस फंड को यूज कर सकते हैं, और एमपी लेट फंड के अंदर मनरेगा स्कीम के साथ इसको कन्वर्ज नहीं किया जा सकता। 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। यहां पर देखते हैं, यहां पर इसको
कौन कौन लोग ठीक कर पाते हैं? यहां पर मीनाक्षी ने, रुचिता ने सिक्स का सी आंसर किया है, ओके। सगीर चौधरी ने ए आंसर किया है। शाह अंजू ने सी आंसर किया है। स्वाति मिश्रा ने सी आंसर किया है, ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए, जहां पर एनुअल फंड जो है एमपी को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए दिया जाता है 5 करोड़। काफी कंट्रोवर्शियल स्कीम है। जब वी वर प्रिपेयरिंग तब भी एमपी लेट को काफी क्वेश्चन किया जाता था कि क्या ये पैसा सही जगह पे यूज होता भी है नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो एमपीज है कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए उनको एनुअल बेसिस पे यहां पे दिया जाता है। और यहां पे आप लोगों का रोल ही रहता है, डीसीस का रोल रहता है, क्योंकि डीसीस के थ्रू ही यहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कंप्लीट कराया जाता है। तो इट इज अ गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। देखिए ये स्टेटमेंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर 1 होगा स्टेटमेंट में तो सिर्फ बी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है उससे पहले तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। एमपी लेट फंड कुड नॉट बी कन्वर्ट, क्योंकि मनरेगा के साथ भी इसे कन्वर्ज किया जा सकता है। 2016 की गाइडलाइन है कि जो आपका एमपी लेड फंड है इसको मनरेगा के साथ भी कन्वर्ज किया जा सकता है, खेलो इंडिया स्कीम के साथ भी कन्वर्ज किया जा सकता है। इन एरिया से बात आती है ना, तो ड्यूरेबल एसेट बनाने की बात आती है, तो वहां पे मनरेगा हो या फिर खेलो इंडिया स्कीम हो या कोई दूसरी स्कीम हो जो कि इसकी गाइडलाइंस में दी गई है, वहां पर पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे ही आपकी तीसरी स्टेटमेंट एलिमिनेट होती, बाय डिफॉल्ट आंसर आपका क्या हो जाता? ए। अब आते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट को क्या हुआ कि ये गलत हो गई। लोकसभा मेंबर्स कैन रेकमेंड, यूपीएससी कई बार इसी तरीके की एक स्टेटमेंट के दो मतलब निकलते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कुछ आंसर कीज उसके आंसर को ए बताती है, कुछ सी बताती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है यूपीएससी की आंसर की आती है तो उसका आंसर बिल्कुल जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी आंसर की से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर यहां पर ऑप्शन इस तरीके से सेट किए गए होते तो आपको आंसर ए करना था। इवन दो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मैंने तो यहां पे बताया कि ये गलत है, तभी आंसर ए है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो सकती है। कैसे? देखिए, लोकसभा मेंबर्स को जो पैसा दिया जाता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, देखिए, लोकसभा मेंबर्स कैन रेकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रेकमेंड वर्क विद इन देयर स्टेट ऑफ इलेक्शन। तो जो यहां पे इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा और यहां पे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, वो अपने पैसे को कहीं पर भी पूरी कंट्री के अंदर खर्च कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर तो पूरा देश उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसी वजह से पैसे को वो कहीं पर भी खर्च कर। ऑप्शन होता 1 एंड 2 भी, तो यहां पर हो जाती प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पर यूपीएससी को अपनी आंसर की के अंदर ए और सी दोनों को ही, या ए और ये 1 एंड 2 वाले ऑप्शन को भी करेक्ट करना पड़ता। लेकिन क्योंकि ऑप्शन के अंदर 1 एंड 2 नहीं दिया है तो हमारी बची हुई चॉइस क्या है? ए। क्योंकि अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट को, लोकसभा मेंबर्स कैन रेकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, अगर मैं मानूं, क्योंकि कहीं पे लिखा तो नहीं है कि इलेक्टेड की बात करें, नॉमिनेटेड की बात करें, लेकिन लार्जली जब हम लोकसभा मेंबर्स की बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं, उस हिसाब से तो स्टेटमेंट लगता है कि सही है कि लोकसभा मेंबर्स वो तो हर जगह पे पैसे को खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही पैसे को खर्च कर सकते हैं, इसी वजह से स्टेटमेंट हो जाती है गलत। ठीक है, लेकिन भी सकता है नॉमिनेट मेंबर्स तो कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके कंसर्निंग जब ऑप्शन ही नहीं दिया है तो आपके बची हुई चॉइस क्या हो जाएगी? ए। मैंने ये चीज आपको इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन के बेसिस पे भी बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा जी के बारे में पूछा गया है। बिरसा मुंडा जी के बारे में बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दी है। गौरव दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जनजातीय गौरव दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। उन्होंने चर्च को अपोज किया, क्रिटिसाइज किया और रिलीजियस कन्वर्जन को भी उन्होंने मना किया। He declared himself a prophet who had come to recover the lost kingdom of his people। तो उन्होंने अपने आप को एक प्रॉफिट के तौर पे डिक्लेयर किया। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। ओके, काफी सारे लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। Why is that?
लेट मी सी, यहाँ से कोई इशू तो नहीं है मेरी साइड से, बिकॉज यहाँ पर एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर मुझे। ओके, 10 सेकंड्स आपके पूरे हो गए। पीरियड किया है, अभी आने वाला जो 15 नवंबर होगा ना, जो बाल दिवस के बाद अगला दिन होगा, चिल्ड्रंस डे के बाद नेक्स्ट 15 नवंबर होगा, इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। डेट कौन सी है? बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी डेट को चुना गया है। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या उन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया? बिल्कुल किया। रिलीजियस कन्वर्जन को क्रिटिसाइज किया? बिल्कुल किया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट, ये बात भी ठीक हो जाती है। आपसे पूछा था नोट करेक्ट कौन सी है, तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको यहां पर कंसीडर करिएगा। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है इथेनॉल फ्यूल को लेकर, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, इथेनॉल फ्यूल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? इट्स अ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल विच कैन बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, उसको यहां पर क्या करेगा? ये उसको कम करेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है। DFPD, Department of Food and Public Department is the distribution, is the nodal department for the promotion of fuel grade ethanol producing distilleries in the country। बताएं यहां पर क्या आंसर होगा? कि इसमें जो नोडल डिपार्टमेंट रखा गया है वो DFPD को बनाया गया है डिस्टिलरीज के लिए, और साथ ही साथ क्या ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है, इससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। क्या आंसर होगा? सोच समझ के आंसर करें। आदि रे ने लिखा है सी, बाकी लोग बताएं 8th का आंसर क्या होगा। मीनाक्षी कह रहे हैं सी, रुचिता कह रहे हैं सी। ओके, देखिए बात तो आपकी यहां पर सही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो इसके अंदर नोडल डिपार्टमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज अलाउड इथेनॉल प्रोडक्शन। कल इसको लेकर एक जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो भी करी गई थी, उसके बाद ये न्यूज आनी शुरू हुई। इसमें जो प्राइजेस थे मोलासिस के, शुगर केन जूस के, जिसके थ्रू इथेनॉल बनाया जाता है, वो यहां पर सेट किए गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, लेकिन यूपीएससी ऐसे ही करता है। इसने क्या किया सॉरी, इसने एक वर्ड को ऐड किया नोन, जिसकी वजह से ये हो जाती है स्टेटमेंट गलत। पूरी स्टेटमेंट ठीक है आपकी, यूपीएससी भी ऐसे करता है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रेशर होता है, फोकस नहीं होता है, तब इस तरीके की गलती होती है। क्योंकि इथेनॉल जो है एक रिन्यूएबल फ्यूल है विच कैन बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ठीक है। हमें सबको पता है कि जब इथेनॉल आएगा तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगी, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे नोन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट को देख के बताएं यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको रिकॉग्नाइज करना है, जैसे होता है पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करना होता है, यहां पर आपको नेशनल पार्क को रिकॉग्नाइज करना है। ये जो नेशनल पार्क है एशिया का पहला नेशनल पार्क है, इसे रामगंगा नेशनल पार्क जो है पहले इसका नाम रखा गया था 19 बंगाल टाइगर के लिए भी और एशियाटिक एलिफेंट के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। आपको 10 सेकंड के अंदर इसका करेंगे, इसको लेकर एक डिस्कशन। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के लिए सर माइक में प्रॉब्लम है, वहीं से शायद आवाज आती है। किस तरीके की आवाज की बात कर रहे हैं? ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? ऑडियो के बारे में बताइए। इज ऑडियो क्लियर और नॉट, प्लीज बताइएगा। वैष्णवी ने ए लिखा है, रुचिता मीनाक्षी ने ए लिखा है, विपिन कुमार भी ए कह रहे हैं। ऑडियो बफरिंग होती है, ऑडियो क्लियर नहीं है। ओके, बफरिंग हो रही है, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ इश्यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो एक्सीलेंट, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा पूरा जो लेक्चर था वो ठीक गया था। ओके, आई आफ्टर दिस लेक्चर आई चेक द लैपटॉप और इसका कुछ सॉल्यूशन जो वो निकालेंगे। करेक्ट है, हम यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लोकेशन भी देख लीजिएगा, दिस इज द लोकेशन। अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर अपने मार्क्स को डिस्कस करेंगे इथियोपिया के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथियोपिया। इथियोपिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, न्यूज में था ये, और यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेट करता है, एरिट्रिया का बॉर्डर इसको टच करता है, और
ये रेड सी के साथ भी अपने बॉर्डर को टच करता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। ओके नहीं ठीक है मीनाक्षी, आई एम थैंकफुल दैट यू गाइज आर मैनेजिंग, बट ऑडियो में इशू नहीं होना चाहिए। मैं एक बार देखता हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का इशू होता तो ऑडियो वीडियो शायद दोनों में इशू होता, लेकिन ऑडियो बफर कर रही है तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आंसर में राजेंद्र ने ए लिखा है, शकील कह रहे हैं, और रुचिता ने भी 10th का ए लिखा है, वैष्णवी बी कह रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो ने बी लिखा है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेट करता है, बात ठीक हो जाती है। अभी मैं आपके ऊपर दिखाऊंगा आपको, एरिट्रिया से बॉर्डर टच करते हैं, बात ठीक हो जाती है, लेकिन इट इज अ लैंड लॉक नेशन, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, तो वैसे भी किसी भी सी से किसी भी ओशन से इसका बॉर्डर टच नहीं करेगा, ठीक है। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, इथियोपिया डिटेन यूएन स्टाफर, ठीक है, तो टेरर एक्ट के इल्जाम यूएन पे लगाए गए और इथियोपिया ने उनको डिटेन भी कर लिया। करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। एक बार देखिए जल्दी से, दिस इज इथियोपिया, कहीं पे भी रेड सी को बॉर्डर टच नहीं कर रहा है। यहां पर सोमालिया है, छोटा सा जिबूती है, ऊपर एरिट्रिया है, हॉर्न अफ्रीका की ये कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं। पहले अपने हम एनएएस के बारे में जानेंगे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, प्रोजेक्ट 75 के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूएपीए, ट्रोइका मीट, पर्सनैलिटी क्वेश्चन रहने वाला है एक, एनडीआरएफ को लेकर एक क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यमुना ट्रिब्यूटरी, और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका होने वाला है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो अभी अभी हमने एनएएस पढ़ा ना, उसको लेकर क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करिए, जो चीज पूछी गई है उसे सर्कल में डालें। इट इज अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव लार्ज स्केल सर्वे ऑफ स्टूडेंट लर्निंग अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कराया जाता है और लार्ज स्केल सर्वे रहने वाला है, नेशनली रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सर्वे वुड बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई फॉर ग्रेड 3rd to 10th स्टूडेंट्स, 3rd से 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, हो सकता है। सर्वे वुड बी कंडक्टेड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल ओनली। जल्दी से मुझे यहां पर आंसर करके बताएं। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। क्या आंसर हो सकता है, आपको क्या लगता है? रिया ने ए आंसर किया है, रुचिता ने ए आंसर किया है, ओके, शिव ने 9 का टारगेट सेट किया है, शागिर ने भी ए लिखा है, ओके। वंस यू राइट डाउन, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आप क्वेश्चन नंबर भी लिख रहे हैं, 1A 2B 3B, मान लीजिए जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। और उसके बाद जैसे प्रज्ञा को देखिए, प्रज्ञा ने काफी अच्छा कमेंट किया है। अगर आपको लगता है कि करेक्ट आंसर भी आपको पता है, जैसे आप जानते हैं पहली स्टेटमेंट ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको करा रहा है, सीबीएसई से कंडक्ट करेगा, यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती, लेकिन 3rd to 10th के स्टूडेंट नहीं होंगे इसमें, 3rd ग्रेड 3 के, ग्रेड 5th के, ग्रेड 8th के, ग्रेड 10th के स्टूडेंट होंगे, सारे स्टूडेंट नहीं होने वाले हैं। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मतलब जो करेक्ट चीज है इसके अंदर वो भी अगर आपको पता है, क्योंकि हमने अभी इसे डिस्कस किया आपने पीछे न्यूज के अंदर, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज saying the survey would be conducted in central and state government school only। जैसे ही एक्सट्रीम शब्द आते हैं, only, all, completely, इनको लेते ही आपको पहले से चौकन्ना हो जाना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस बिकॉज इन 80% ऑफ द सिचुएशन दीज स्टेटमेंट्स विल बी इनकरेक्ट। तो 80-20 रूल आ जाएगा, 20% केसेस में ये स्टेटमेंट ठीक होती है, 80% केसेस में ठीक नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल है, अनएडेड स्कूल, एडेड स्कूल, इसमें काफी सारे हमने जो कैटेगरीज थी वो डिस्कस किया था। ये आपका क्वेश्चन जो है पीआईबी से बनाया गया था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आंसर ए हो जाएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टॉपिक को करें अंडरलाइन, जो चीज पूछे उसको डाले सर्कल के अंदर। तो आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर इंडिया, फ्रांस एंड अमेरिका वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने इसको बनाया था। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, ये भी हो सकता है। और 2015 में जो COP21 हुई थी पेरिस फ्रांस में, वहां पर इसे बनाया गया था। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं, सोच समझ के जल्दी से आंसर करिए। पीयूष ने बी आंसर दे दिया है, रुचिता इज ऑल्सो सेइंग बी, यहां पर वैष्णवी भी इसमें बी आंसर कर रहे हैं, कांत सिंह ने डी आंसर किया है, ओके कांता सिंह है, ठीक है, निहारिका ने बी आंसर किया है, स्टडी जोन कह रहे हैं बी, राजेंद्र कह रहे हैं बी।
चलिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है। अमेरिका जो है इसके अंदर 101st मेंबर था, तो काफी लेट ज्वाइन किया अमेरिका ने। और यहां पर भी देखिए ना, हिंट तो आपको यहां से ही मिल गया था, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया होगा कि फ्रांस तो शामिल होगा ही होगा, इंडिया और फ्रांस ने इसे किया था, अभी हमने पीछे न्यूज में भी डिस्कस किया है। अमेरिका की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत होती है, ए और डी को आप कर दीजिए एलिमिनेट, मींस आंसर या तो बी होगा या सी होगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक होती है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन के अंदर दी है। और सेकंड स्टेटमेंट को तो मैं बार बार पूछ ही चुका हूं, आपको भी याद करा चुका हूं, इट इज इन गुरुग्राम, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट 75 को देखते हैं। पूछा गया प्रोजेक्ट 75 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दिस इज द प्लान्ड क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन विच आर टू बी बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। भारत की नेवी के लिए डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की सबमरीन बनाई जा रही है। आईएनएस खंडेरी जो थी वो पहली सबमरीन थी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर दिया है, जल्दी से बताएं। रुचिता एज यूजुअल सबसे पहले आंसर किया है। पिछले क्वेश्चन में प्रमोद ने करेक्ट आंसर किया है, अभी दिखाई दे रहा है मुझे। कांता सिंह ने पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर दिया है। रेयान जियाई ने भी करेक्ट आंसर दिया था। यहाँ पे रुचिता, वैष्णवी, स्टडी जोन और पीयूष ने ए आंसर किया है। कांता सिंह ने ए आंसर किया। आई एम नॉट सेइंग वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर। प्रगति सोनी ने लिखा है वन ओनली एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली सबमरीन जो थी वो थी कौन सी? कलवरी। जैसे कि पीयूष ने यहां पर लिखकर भी दिया है, 2015 में इसके ऊपर ट्रायल्स शुरू करे गए थे। 2 साल के ट्रायल्स करने के बाद 2017 के अंदर इसे कमीशन किया गया था, मतलब इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया था कि आपकी एसेट है, आपकी जो एसेट है अब आप उसको संभाले और उसको यूज करें, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज ए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जिसे कि इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बैक टू बैक 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। 4 ऑलरेडी बन चुकी है, एक 5वीं अगले महीने मिलेंगी और 6th हमें अगले साल मिलने वाली है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अंडर द यूएपीए द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो जो चार्जशीट फाइल करनी होती है 180 दिन में करनी होती है, और ये जो ड्यूरेशन है एक्सटेंड किसी भी कीमत पे नहीं करी जा सकती। बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लेजिस्लेशन। तो दोनों ही तरीके के जो लोग हैं उनको यहां पर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। यहां पर मैं आपको हिंट देना चाहूं तो यही दूंगा। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी है, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू फिक्स डेट टू हियर प्ली टू क्वॉश एफआईआर रजिस्टर अंडर यूएपीए बाय त्रिपुरा पुलिस। त्रिपुरा पुलिस ने जो यूएपीए को रजिस्टर किया था उसकी जो एफआईआर्स हैं जिनको क्वॉश किया गया है उसके कंसर्निंग जो प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट अग्री हो गई है सुनने के लिए, उसके लिए डेट भी फिक्स कर दिया। ये तो न्यूज थी जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, तो मे बी दे मे नॉट आस्क दिस थिंग इन द एग्जामिनेशन, बट हाँ यूएपीए एज ए टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई कैन सी हियर प्रमोद और शगीर ने करेक्ट आंसर बी दे दिया है यहाँ पर। चलिए पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि देखिए वैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उनके पास 180 दिन होते हैं आफ्टर द अरेस्ट कि वो चार्जशीट को दायर कर सके, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है कोर्ट को इंफॉर्मेशन देकर। मतलब अगर आपको चार्जशीट फाइल करने के लिए ज्यादा टाइम भी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट एक्सट्रीम होने की वजह से गलत हो जाती है, लेकिन हाँ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, जो यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स है और इंडियंस है दोनों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रोइका मीट को लेकर है। पूछा गया ट्रोइका मीट को लेकर बताएं यहां पर कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर आती है, पार्टिसिपेट करती है। तो आसान हो गया, जल्दी से बताएं। और ट्रोइका प्लस में डिफरेंस क्या है ये भी बताइएगा, क्योंकि आज यही चीज हमने डिस्कस करी है। बताइए। रुचिता ने 5th का सी आंसर किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? रिया ने भी सी आंसर किया है। वैष्णवी इज ऑन सी। ओके, यहाँ पे आई कैन सी राजेंद्र भी सी कह रहे हैं, पीयूष भी सी कह रहे हैं, मीनाक्षी यादव भी सी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे रुचिता ने काफी अच्छा आंसर किया है। देखिए प्लस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को ऐड किया, ठीक है। प्रगति सोनी का भी आंसर करेक्ट है। ब्रिटेन तो मैंने आपको बताया ही नहीं था न्यूज के अंदर, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। यूएसए, चाइना, रशिया तीनों शामिल हो जाते हैं, और प्लस की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। जो आपका न्यूज़पेपर है वहां पर इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई थी। खैर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 3 स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है कि भैया बताइए कौन सी पर्सनैलिटी को लेकर बात करी जा रही है। ये पर्सनैलिटी जो थी, अभी इनकी जयंती जो थी हमने सेलिब्रेट करी थी,
ठीक है, इसी वजह से न्यूज में थे। 1923 के अंदर एट द एज ऑफ 35 ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, यंगेस्ट, ठीक है। ही बिकेम एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ गांधीज आइडियाज आल्सो ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, ये भी हो सकता है किसी पर्सनालिटी को लेकर। एंड ही वाज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर और धरसाना सत्याग्रह 1931 के अंदर। 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं हिंट के तौर पे, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कुछ चीजें। पहले आप अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए था। कांता सिंह ने बी लिखा है, देन रेयान जीआई ने बी लिखा है, सिल्की डिंगरा इज सेइंग बी। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं यहां पे लिखा है ही बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ गांधी और उनके नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के जो आइडियाज थे। सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आइडिया जो थे गांधी जी के आइडिया से बिल्कुल पोलर अपोजिट थे, ठीक है। सो ही कैन नॉट बी एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर। वो रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी को, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस एंड देयर इज नथिंग लाइक बैड अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी गांधी जी की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती थी, ध्यान रखिएगा। तो आप सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पर। मोहम्मद अली जिन्ना, उनका तो अभी तक खाबी पाकिस्तान बनाने का बन चुका था, तो वो कांग्रेस को क्यों ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्यों सपोर्ट करेंगे, उनके दिमाग में तो अभी बन चुका था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाना है, तो उनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो 50% हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपनी प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर तक पहुंचने की लगा सकते थे। आप लोगों ने जो बी आंसर किया वो बिल्कुल ठीक है। तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो अबुल कलाम आजाद जो है उनके बारे में यहां पर दी गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एनडीआरएफ को लेकर पूछा गया है। एनडीआरएफ को लेकर बताएं यहां पर नॉट करेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहां पर टॉपिक को अंडरलाइन करिएगा। चेयरमैन जो होते हैं एनडीएमए के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, और एनडीआरएफ इज नॉट एक्सेसिबल अंडर द आरटीआई, आरटीआई के अंदर उनको एग्जम्प्ट किया हुआ है। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। प्रमोद कह रहे हैं ओके, अग्री कर रहे हैं, चलिए ठीक है। सी हो नहीं सकता, रिया कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, आपने यहां पे इस चीज को बताया है। पीयूष कह रहे हैं 7th का आंसर है सी। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रगति कह रहे हैं बी, रेयान कह रहे हैं बी, विपिन कुमार कह रहे हैं सी, पीयूष कह रहे हैं सी, रिया कह रहे हैं सी। देखिए जब भी नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा गलती होती है वहां पे, क्योंकि हम क्या करते हैं करेक्ट करेक्ट पहले 6 क्वेश्चन करें, उसमें पूछा गया था व्हाट इज करेक्ट। इन द 7th क्वेश्चन सडनली वी हैव आस्क्ड और यूपीएससी में भी आस्किंग व्हाट इज इनकरेक्ट, तो उस अजम्पशन में हम करेक्ट इसको मान सकते हैं। और तभी मैं यहां पर कहता हूं अगर आपने इसे करेक्ट समझ के आंसर दिया अपने आप को -2 दीजिए, क्योंकि -2 देंगे तो ही ये आदत छूटेगी। क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपका स्कोर 10 on 10 हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन के गलत होने की वजह से 7 हो गया -2 की वजह से, तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। नाउ अगर बात करी जाए पहली स्टेटमेंट ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसमें एनडीएमए के जो चेयरमैन है वो होते हैं, और नोडल मिनिस्ट्री इसमें होम अफेयर मिनिस्ट्री होती है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन आरटीए के दायरे से ऐसा क्यों है इनको बाहर रखा जाएगा? देयर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एक्सेसिबल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां पर कोई ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो यहां पर भी आरटीए अप्लाई होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी सिर्फ गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट यहां पर बताना था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बात कर रहा है वो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लेकर पूछ रहा है। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है स्कीम को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू फर्दर इंप्रूव द ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एंटिटीज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ऐसी एंटिटीज जिसको कि सेबी रेगुलेट करता है उसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट्स है वहां पर रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंप्रूव किया जाएगा। सेंट्रल थीम ऑफ द स्कीम इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन ओम्बड्समैन विद वन पोर्टल वन ईमेल वन एड्रेस फॉर द कस्टमर, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर दिया गया है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। ओके रेहान कह रहे हैं -2 का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। पीयूष कह रहे हैं आंसर होगा बी। व्हाट अबाउट अदर्स? रिधि कह रहे हैं 8th का बी होगा, रुचिता कह रहे हैं बी होगा, विपिन बी कह रहे हैं, प्रज्ञा भी बी कह रहे हैं। ओके ठीक है, स्टडी जोन ने बी बताया है। और यहां पर एक अच्छी चीज जो मुझे दिखी वो है प्रगति सोनी का जो कमेंट है, पढ़िए उसे। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत है, वैसे तो ठीक है लार्जली, लेकिन सेबी की वजह से नहीं, आरबीआई की वजह से, ठीक है। तो जो एंटिटीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करी जाती है वहां पर अगर किसी तरीके की कंप्लेंट्स हैं तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ठीक बनाएगा। तो एक पर्टिकुलर शब्द की वजह से ही पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है पढ़ते जाते हैं, लगता है यार पूरी स्टेटमेंट ठीक है, अज्यूम करके ठीक जल्दी से उसे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रेशर भी ज्यादा होता है और इस तरीके की गलतियां होना लाजमी है, लेकिन उसी चीज को हमें ठीक करना है कि प्रेशर को कैसे हम यहां पर सहन कर पाए। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, यहाँ पे वन नेशन वन ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाने की बात करी जा रही है। बी विल बी द करेक्ट आंसर।
पीआईबी के अंदर ये न्यूज थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने 2 इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव आरबीआई को लेकर 12 नवंबर को लॉन्च करे हैं, आज के दिन ही। इनिशिएटिव जो है एक तो था आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले अगर आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर हमारे लाइव इस चीज की बात भी कर रहे थे, और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, आई थिंक अभी 2 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री लाइव थे और इसी स्कीम के बारे में, कौन सी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में बात कर रहे थे। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। तो यहां पे जल्दी से बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पे 10 सेकंड्स का टाइम जो है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहां पे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे इस कर लीजिएगा बिकॉज यहां पे मिस्टेक हुआ है, टाइपोग्राफिकल एरर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यहां पे आप लोगों ने आंसर देने शुरू करे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। छठ डिवोटीज जो है, यमुना के बारे में बताया जा रहा था कि यमुना के अंदर ना काफी टॉक्सिक फोम है। आपने देखा होगा बेंगलोर से भी पहले कुछ साल पहले न्यूज आई थी इस तरीके की टॉक्सिक फोम बन जाती है। यमुना के अंदर भी टॉक्सिक फोम बनी हुई है, जिसे कहते हैं झाग बन गई है, ठीक है, जहरीली झाग। तो ये होने के बावजूद भी छठ के टाइम पे काफी लोगों ने यमुना के अंदर डुबकी लगाई है, उसके बारे में बात करेगी। और वहीं पे ही यमुना न्यूज में थी। हरंगी रिवर जो है आपकी, ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ठीक है। बाकी केन हो गया, बेतवा हो गया, गिरी हो गया, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना रिवर की। यहां पर आप मैप पे भी देख सकते हैं, टोन्स हो गया, गिरी हो गया, हिंदोन हो गया, चंबल हो गया, सिंध बेतवा हो गया, ये सभी आपको यमुना को कनेक्ट करती हुई मैप के ऊपर दिखाई दी जाएंगी। अगर कहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए मैप, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैप से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका का बॉर्डर किससे टच होता है, आपको बताना। हम कोशिश करते हैं रोज कम से कम एक क्वेश्चन तो मैप का किया जाए, ताकि 10 क्वेश्चंस के बहाने, न्यूज के बहाने आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाए। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं। द हिंदू के अंदर न्यूज थी कि साउथ अफ्रीका का जो लास्ट अपार्थेड के प्रेसिडेंट थे FWD क्लर्क, उनकी मृत्यु हुई है। अब ये न्यूज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक न्यूज है एक पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर, सो ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से वो चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द मैप एंड लोकेशन। यहां पे वैसे मुझे आंसर विपिन ने डी दे दिया है, बेस्ट मूवी सीन जो शिव है उन्होंने ए दिया है, नेहा ने यहाँ पे ओके ठीक है। अभी मार्क्स मत बताइएगा, अपने स्टडी जोन ने डी आंसर किया। करेक्ट आंसर वैसे डी है। बोत्सवाना, नमीबिया, जिम्बाब्वे तीनों से बॉर्डर टच करता है। देखिए एक बार मैप के ऊपर भी, तो ये नीचे आपको जिम्बाब्वे दिखाई देगा, सॉरी साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। तो ये पूरा आपका साउथ अफ्रीका, ऊपर जिम्बाब्वे से बॉर्डर टच हो रहा है, देन बोत्सवाना से हो रहा है, नमीबिया से भी बॉर्डर टच हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी लाइक्ड इट सो प्लीज टू लाइक द वीडियो। जल्दी से मुझे अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, किस किसने कितना कितना स्कोर किया, ताकि आज के टॉपर्स हमें पता चल जाए कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।